रीबर्थ ऑफ माई लव इन नॉवल वर्ल्ड। एपिसोड 6। प्रगति जी जो आयुष के कमरे से इतनी आवाजें सुनकर वही आ रही थी। जब वो कुछ गिरने की आवाज सुनती है तो जल्दी से आयुष के कमरे का दरवाजा खोलती है। दर व पे आ की मात्रा जयल खोलते ही उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि पूरा कमरा अस्त व्यस्त था और आयुष फ्लो पर बेहोश गिरा हुआ था। ये सब देखकर प्रगति जी की चीख निकल जाती है। आयुष। अब आगे वही दूसरी तरफ जंगल में राही के याद दिलाने पर निधान को कुछ देर पहले की घटना याद आती है। फ्लैशबैक। जब निधान ने देखा कि वो इतने सारे आदिवासियों से घिरा हुआ है और वो अभी जंगल में राही के साथ अकेला है, तो उसने तुरंत राही को अपने पीछे कर लिया और किसी भी पल वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गया। पर इससे पहले कि वो अपनी शक्तियों का यूज करता, उससे पहले ही उन आदिवासियों में से वही आदिवासी जिसने अपने हाथ में शूल पकड़ा हुआ था, वो उन दोनों के सामने आकर अजीब सी भाषा में कुछ कहकर उन दोनों के सामने सर झुका लेता है। उसकी देखा देखी बाकी के आदिवासी भी अपना सर झुका लेते हैं। उनके ऐसा करने से निधान और राही हैरान रह जाते हैं। राही तुरंत निधान के साइड से झांकते हुए कहती है, राही, मुझे नहीं पता था कि आपकी जान पहचान इन आदिवासियों से भी है, वरना मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती। निधान अपनी बोहे सिकोड़ते हुए, ऐसा क्यों? राही अपने सफेद दांत चमकाते हुए, वो क्या है ना, मैं बचपन से शहर में रही हूं और अगर आपका मन इन जंगली लोगों के साथ जंगल में रहने को हुआ तो मैं यहाँ कंफर्टेबल कैसे रहूंगी। उसकी बात सुनकर निधान को समझ ही नहीं आता कि वो उसे क्या कहे, इसलिए वो उसे बस बुरी तरह घूरकर रह जाता है। वही उन्हें अपने में ही बिजी देख वो आदिवासी जो उन सब आदिवासियों का सरदार था, जिसे उन दोनों की भाषा समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो उन दोनों को कंफ्यूज नजरों से देखते हुए अपना शूल पटककर अपनी अजीब सी भाषा में फिर से कुछ कहता है, जिसे सुनकर निधान और राही अजीब सी शक्ल बनाकर अपना सर खुजाने लगते हैं। फिर निधान उन आदिवासियों से इशारे इशारे में अपनी बात रखने की कोशिश करते हुए कहता है, निधान, देखिए, हम दोनों इस जंगल में फंस गए हैं और हमें आपकी भाषा भी समझ में नहीं आ रही है, इसलिए क्या आप हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हैं? उनके इस तरह इशारे करने से उस आदिवासी सरदार के चेहरे पर अजीब सा भाव आ जाता है और वो उनसे बिना कुछ कहे अपने पीछे खड़े आदिवासियों को देखते हुए उनसे कुछ कहता है, मानो उन्हें कोई ऑर्डर दे रहा हो, जिसके उत्तर में वो सभी अपना सर हिलाकर एक अजीब सा साउंड करते हैं और फिर राही और निधान को घेर लेते हैं। उनसे बचने के लिए निधान अपनी पावर्स एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी पावर्स वहां एक्टिवेट हो ही नहीं रही है। जब राही देखती है कि निधान अपनी पावर्स एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है, तो वो हैरान होकर निधान से पूछती है, राही, क्या हुआ, आप अपनी पावर्स यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? निधान अपने हैरानी भरे भाव को छिपाते हुए सामने खड़े आदिवासियों को घूरते हुए कहता है, पता नहीं चांद, पर लगता है मेरी पावर्स यहाँ काम नहीं करती हैं। राही परेशान होते हुए, तो अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? निधान राही का हाथ कसकर पकड़ते हुए, यहाँ से निकलने का अब बस एक ही रास्ता है। राही निधान को देखते हुए, क्या? निधान राही को लेकर भागते हुए, रन मून रन। उनको भागता देखकर वो आदिवासी सरदार उनकी तरफ इशारा करते हुए अपनी भाषा में अपने लोगों से कुछ कहता है। उसका कहना ही था कि सब लोग राही और निधान के पीछे निकल जाते हैं। राही और निधान ज्यादा देर तक उनसे नहीं बच पाते हैं और अंत में पकड़े जाते हैं। फ्लैशबैक एंड राही के सब बताने पर मुकुल निधान का मजाक उड़ाते हुए उस पर जोर जोर से हंसने लगता है। अक्षय को भी हंसी आ जाती है, पर जब वो निधान की लाल आंखों को देखता है जो उसे ही घूर रही थी, तो वो सहम कर चुप हो जाता है। वही मुकुल अभी तक हंस रहा था कि तभी मुग्धा उसके थोड़ा पास जाकर अपने दांत पीसते हुए उससे धीमी आवाज में कहती है, मुग्धा, इससे पहले कि मैं तुम्हारे दांत तोड़ूं, उससे पहले तुम खुद ही अपनी ये गंदी हंसी रोक लो। मुग्धा की बात सुनकर मुकुल जो जोर जोर से हंस रहा था, उसकी सारी हंसी गायब हो जाती है और वो एकदम स्ट्रेट फेस के साथ सामने देखने लगता है। अंश जो खुद भी निधान के ऊपर हंस रहा था कि तभी उसका ध्यान राही की एक बात पर जाता है और वो हंसना छोड़ चौंक कर निधान के पास जाकर बहुत धीमी आवाज जो उनके अलावा कोई न सुन पाए कहता है, अंश भाई, अभी अभी भाभी ने कहा कि आप अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाए, तो क्या भाभी? उसकी बात पूरी होने से पहले ही निधान अपनी कड़क आवाज में कहता है, निधान, नहीं, अभी उसे कुछ भी पता नहीं चला है, वो बस मेरे बारे में इतना जानती है कि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं हूं, बल्कि मेरे पास कुछ पावर्स है। वो लोग अभी बात ही कर रहे थे कि तभी वहां एक ब्लू कलर की कार बहुत तेजी से आती है और धूल खाती हुई 360 डिग्री के एंगल पर घूम जाती है।
उस गाड़ी के अचानक आ जाने से चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है और जब वो धूल हटती है तो निधान, राही, मुकुल, मुग्धा, अंश, अक्षय और वंश सामने देखते हैं। तो वो ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि सामने की कार से एक लड़की निकल रही है जो कि कोई और नहीं बल्कि अंशिका है। वही वंश तो बस अंशिका को देखता ही रह जाता है और अंशिका को देखते हुए उसके कानों में एक सॉफ्ट म्यूजिक बजने लगता है। देखा तेनू, पहली पहली बार ये होने लगा दिल बेकरार। ये वंश अभी अपने ख्यालों में खोया ही हुआ था कि तभी अंशिका की आवाज सुनकर उसका ध्यान टूटता है। अंशिका चिंता करते हुए, भाई आप ठीक तो है ना? और फिर से आसपास के हालातों का जायजा लेते हुए, भाई ये सब लोग कौन है और आप लोग ऐसे सूखी बेल हाथ में लपेटकर कहाँ जा रहे हैं? वंश जो अंशिका की बातें सुन कम और उसे घूर ज्यादा रहा था, वो अपना एक हाथ अपने दूसरे हाथ के सहारे कर अपना हाथ गाल पर रख अपना सिर थोड़ा टेढ़ा कर अंशिका को देखते हुए खोए हुए अंदाज में मन ही मन खुद से कहता है, वंश हाय, ये कितनी प्यारी है और जितनी प्यारी ये है उससे कहीं ज्यादा मीठी तो इसकी आवाज है। वंश अभी अपने ख्यालों में खोया ही हुआ था कि तभी उसका ध्यान अंशिका की आवाज सुनकर टूटता है जो कि अपने सवाल को दोबारा दोहराते हुए निधान से कह रही थी, अंशिका भाई क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? तो निधान अंशिका को अजीब नजरों से देखते हुए कहता है, निधान भला हम अपने आप को पेड़ की बेलों से क्यों बांधेंगे? अंशिका निधान और बाकी सबके हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तो फिर ये सब क्या है? उसके इतना कहने के साथ ही उसके हाथों से एक पिंक कलर की रोशनी निकलती है जो जमीन से टकराकर पूरे जंगल में फैल जाती है। इतना होते ही सबके सर में हल्का दर्द होता है जिसे वो सर झटक कर इग्नोर कर जब अपने हाथ की तरफ और अपने आसपास देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनके आसपास कुछ नहीं था, ना ही उनके हाथों में कुछ बाधा था, ना ही वो किसी आदिवासी की कैद में थे। अभी सब कंफ्यूज ही होते हैं कि तभी निधान को कुछ समझ में आता है जिससे उसके फेस पर हैरानी साफ देखी जा सकती थी। फिर वो उसी हैरानी के साथ अंशिका से पूछता है, निधान क्या तुम्हारी पावर्स अवेकन हो चुकी है? अंशिका खुद भी हैरान होते हुए, हाँ भाई शायद। और फिर अचानक ही खुश होकर पास ही खड़े वंश के गले लगते हुए कहती है, अंशिका यस यस यस, फाइनली मेरी पावर्स आज अवेकन हो ही गई। अंशिका ने अपनी खुशी में ये ध्यान ही नहीं कि वो क्या कर रही है। वही वंश तो मानो आसमान की सैर पर था, पर जैसे ही वो वापस अंशिका को हक करने वाला होता है कि तभी अंशिका को रियलाइज होता है कि वो क्या कर रही है। तो वो तुरंत वंश से दूर होकर शर्मिंदा होकर अपने बाल को कान के पीछे करते हुए कहती है, अंशिका माफ करना, शायद मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। वंश अपने फेस पर बड़ी सी स्माइल लिए कहता है, अरे अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिर अपने बालों पर हाथ फेरते हुए, वैसे भी ऐसी गलती तो मैं हर बार दोहराना चाहूंगा। अंशिका क्या तुमने कुछ कहा? वंश कुछ नहीं, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। अंशिका वंश को इग्नोर कर एक नज़र मुग्धा को देखने के बाद निधान की तरफ देखते हुए सवालिया निगाहों से पूछती है, भाई ये कौन है? निधान मुकुल की तरफ इशारा कर सख्त लहजे में, इसे तुम्हारा पागल भाई बीच सड़क से किडनैप कर लाया है। निधान की बात सुनकर मुकुल का मुंह बन जाता है पर वो कहता कुछ नहीं है। अंशी हैरान और एक्साइटेड होते हुए, सच में भाई, मतलब मुझे मेरी दूसरी भाभी भी मिल गई? सब एक साथ क्या? सबका रिएक्शन देखकर अंशी को याद आता है कि उसने क्या कह दिया है, तो वो अपनी बात बदलते हुए अपने दांत दिखाते हुए कहती है, कुछ नहीं, आप मेरी बात को भूल जाए, मैं तो ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती हूँ। उसकी बात पर सब उसे अजीब नजरों से देखते हैं और फिर जंगल से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अब तक सबको समझ में आ चुका था कि ये सब केवल एक इल्यूजन था जिसमें वो सब फंस चुके थे। वही निधान भी मुग्धा और वंश का इतना शांत रिएक्शन देखकर समझ चुका था कि ये सब उनके लिए नया नहीं है। वही दूसरी तरफ एक विप हॉस्पिटल के विप रूम में आरव जी अपने सामने बेजान पड़े गगन को देखकर गुस्से में दहक रहे थे। दरअसल जब गगन 2 दिन तक घर वापस नहीं आया तो आरव जी को उसकी बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि गगन भले ही हफ्तों तक घर से बाहर रहता था पर वो कभी भी उनका फोन कॉल अवॉइड नहीं करता था। इसलिए जब उन्होंने अपने एक बॉडीगार्ड को उसे ढूंढने भेजा तब उसने उन्हें बताया कि गगन किस हालत में है, और जब उन्होंने उसे इतना घायल देखा तब उन्हें ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि गगन की ये हालत किसने की है। आरव जी गुस्से में, अथर्व ये तुम्हारे पोते ने बिल्कुल सही नहीं किया। कोई बात नहीं, गरम खून है न, होता है, जवानी में सबका खून ऐसे ही उबाल मारता है, पर जब उस खून का नशा उतरता है न तब पता चलता है उस काम का नतीजा। और निधान अग्निहोत्री, तुम्हारे काम का नतीजा तुम्हें अब पता चलेगा कि तुमने मेरे पोते पर हाथ उठाकर बिल्कुल सही नहीं किया। अब नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ।
इतना कहकर वो अपनी सोने की छड़ी को अपने हाथ में ही भींच देते हैं, जिससे उस छड़ी का नामो निशान ही मिट जाता है। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा पैलेस में राही के घर वापस आ जाने से सब बहुत खुश थे। अभी राही को आयुष के बारे में कुछ पता नहीं चला था, क्योंकि आयुष अभी अपने रूम था और राही अभी अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकलकर बाहर आई थी, जिसके बारे में उन्हें राही के जंगल से आने के बाद ही पता चला था कि उसके साथ क्या हुआ है, जिस वजह से किसी ने भी उसे और परेशान करना सही नहीं समझा और उसे जल्दी रिकवर और आराम से सोने का कहकर हर्षवर्धन जी और प्रगति जी और उनकी भरोसेमंद मेड शीला जी उसके रूम से चले गए। उनके जाने के बाद राही निधान और उसके साथ में बिताए पलों को याद कर शर्माने लगी कि तभी उसे निधान और अपनी किस के बारे में याद आता है, जिसे सोचकर वो अपना मुंह दोनों हाथों से ढकते हुए कहती है, राही अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। फिर अपना सर पिलो में छुपाते हुए कहती है, ये कितना एम्बैरेसिंग था, अब मैं उसे कैसे फेस करूंगी। दूसरी तरफ अग्निहोत्री मैंशन निधान अपनी रूम की बालकनी में खड़ा होकर चांद को देखकर मुस्कुराए जा रहा था, जिस उसका फेस उसे और भी चार्मिंग लुक दे रहा था। निधान अभी राही और उसकी फर्स्ट किस को ही याद कर रहा था कि तभी उसे कुछ याद आता है, जिसे सोचकर वो तुरंत किसी को कॉल करता है और डेविल स्माइल के साथ कहता है, निधान मेरे होने वाले प्यारे ससुर जी, तो क्या ख्याल है आपका, 1 हफ्ता पूरा हो चुका है और आपकी बेटी मुझे ना पहचानते हुए भी मेरे प्यार में गिर चुकी है, तो आप कब अपनी प्यारी बेटी सॉरी मेरी प्यारी चांद का हाथ मेरे हाथ में सौंप रहे हैं। हर्षवर्धन जी अरे अरे इतनी भी जल्दी क्या है मेरे न बन चुके दामाद जी, वैसे भी 3 दिन तो तुमने जंगल में बीता दिए हैं और बचे 4 दिन उनको कौन गिनेगा। निधान हंसते हुए, मुझे नहीं मालूम था कि आपकी याददाश्त इतनी कमजोर है, भूलिए मत कि 1 दिन पहले ही बीत चुका है। हर्षवर्धन जी चिढ़ते हुए, हाँ मुझे पता है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि तब भी 3 दिन बाकी है। निधान तो फिर आपको इन 3 दिनों में एक अच्छे से पंडित को ढूंढकर शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। निधान की बात सुनकर हर्षवर्धन जी सीरियस होकर कुछ कहते हैं, जिसे सुनकर निधान की त्योरियां चट जाती है और उसकी पकड़ फोन पर कस जाती है। हॉल एरिया में अंश और अंशिका एज यूजुअल एक दूसरे के बाल पकड़कर एक दूसरे से तू मैं में बिजी थे। वहीं निधि जी और सारिका जी उनकी इस बहस को अपनी उबाऊ नजरों से देख रहे थे। दरअसल जब से वो दोनों आए थे तब से उनकी इसी बात पर बहस हो रही थी कि भाई का सबसे बड़ा हेल्पर कौन है। जब अंश और अंशिका की हरकतें निधि जी से और बर्दाश्त नहीं होता तो वो खड़े होकर उन दोनों को डांटते हुए कहती है, अरे अब बस भी करो, तुम दोनों ही निकम्मे हो, किसी काम के नहीं हो। इतना कहकर वो वहां से सोने चली जाती है। उनके जाने के बाद दोनों मासूम सी शक्ल बना के अपनी माँ को तरफ देखते हैं तो वो भी दोनों को इग्नोर कर जम्हाई लेते हुए सोने के लिए वहां से अपने रूम में चली जाती हैं। उनके जाने के बाद वो दोनों पैर पटक कर और एक दूसरे को घूर कर चले जाते हैं। अंशिका कहाँ हवा महल। वो रहस्यमयी शख्स सब देखने के बाद अपने सामने सोफे पर बैठे जैकी को देखकर एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहता है, जैकी लगता है अब ताश के पत्तों को खोलने का सही वक्त आ गया है, अब अतीत खुद को दोहराएगा लेकिन एक अलग अंदाज में। इतना कहकर वो इंसान जोर जोर से हंसने लगता है। मल्होत्रा मैंशन राही का रूम। राही सोते वक्त एक मासूम गुड़िया की तरह लग रही थी कि तभी उसके फेस पर पसीने की बूंदें चमकने लगती है। शायद वो कोई सपना देख रही थी और साथ ही उसके माथे पर एक सफेद रोशनी चमकने लगती है जो कि उसके पूरे कमरे को एक तेज रोशनी से भर देती है, जिसके फीके होने पर राही के माथे पर आधे चांद का निशान दिखाई देता है जो कि शाइन कर रहा था। राही के सपने में राही को सबके चेहरे धुंधले दिखाई दे रहे थे, लेकिन सपने में आ रही आवाजें बिल्कुल साफ थी जो कि राही को बेचैन कर रही थी। जहां उससे एक लड़का कह रहा था, चित्रा तुम मेरी पूरी जिंदगी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल होने का मौका दोगी। कि तभी सीन चेंज होता है जहां एक औरत उसके बाल संवारते हुए कह रही थी, चित्रा तो मेरी प्यारी राजकुमारी है। कि तभी एक राजसी ठाट बाट वाला व्यक्ति प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कह रहा था, और अपने बाबा के दिल का टुकड़ा है। उन दोनों को बात सुनकर वो लड़की खिलखिलाकर हंसते हुए आईने में अपने और उन दोनों के अक्स को देखते हुए कह रही थी, हम भी आप दोनों से बहुत प्रेम करते हैं, आप हमारी पूरी दुनिया हैं। कि एक बार सीन फिर से चेंज होता है जहां एक इंसान एक लड़की को देखते हुए कह रहा था, चित्रा 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 तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरी कैद से आज़ाद हो जाओगी, मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा, उसके लिए मुझे कयामत ही क्यों न लानी पड़े। इतना कहकर वो इंसान चिल्लाते हुए अपने हाथ में पकड़ी तलवार एक लड़के के सीने के आर पार कर देता है और इसी के साथ राही चीखते हुए अपने बिस्तर पर बैठ जाती है। उसके उठते ही उसके माथे पर बना साइन फिर से गायब हो जाता है।
अब तक राही पसीने से तरबतर हो चुकी थी, जिस वजह से उसके बाल भी उसके फेस पर चिपक चुके थे और वो जोर जोर से हाँफ रही थी। राही बहुत डर चुकी थी, हालांकि उसको बचपन से ही ऐसा सपना आता है मगर उसमें आवाजें नहीं होती थी। पर कुछ सालों पहले उसको ये सपना आना बंद हो चुका था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसको ये सपना दोबारा आना स्टार्ट क्यों हो गया, और वो भी आवाजों के साथ। उसके कान में अभी भी वो सब आवाजें शोर कर रही थी। हालांकि उसे सपने में किसी का फेस क्लियर नहीं दिखाई दिया था, पर उसे उस सपने वाली लड़की का वो माथे पर बना आधे चांद का साइन अभी तक याद था। कि तभी वो साइड में रखे ग्लास को अपने कैप्टे हाथों से उठाकर पानी पीती है और फिर साइड ड्रावर से फोन उठाकर किसी को कॉल करती है। एक सुनसान पहाड़ी पर निधान को एक अजीब से बेचैनी हो रही थी, जिस वजह से वो सो नहीं पा रहा था। इसलिए वो आधी रात को ही घर से बाहर एक सुनसान काली पहाड़ी पर आ गया था, जो कि रात के अंधेरे में और भी खतरनाक लग रही थी। ये पहली बार नहीं था जब भी वो बेचैन होता था, वो ऐसे ही किसी सुनसान पहाड़ी पर खड़ा होकर चांद को देखता रहता था। और आज भी वो अपनी कार के दूर से टिककर यही कर रहा था कि तभी कुछ ऐसा होता है जिससे निधान हैरान रह जाता है। निधान अभी अपनी सोच में खोया ही हुआ था कि तभी आसमान में खिला आधा चांद अपने आप पूरा होकर तेज रोशनी के साथ चमकने लगता है। उस चांद के पूरे होते ही उसकी तेज रोशनी उस पहाड़ पर चमकने लगती है और वहां खड़े निधान को अपने आगोश में ले लेती है। ऐसा होते ही निधान तुरंत हड़बड़ाकर वहां से तेजी से हटने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और न चाहते हुए भी निधान खुद ही अपने रियल रेड वुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस पहाड़ी के एज पर खड़ा होकर जोर से अपनी वुल्फ वॉइस में आवाज निकालता है, जो कि उस सुनसान पहाड़ी के आसपास के इलाके में दूर दूर तक फैल जाती है, जो कि उस पहाड़ी को और भी डरावना दर्शा रही थी। कुछ देर बाद निधान अपनी फोन की रिंग सुनकर होश में आता है तो वह देखता है कि चांद अब नॉर्मल हो चुका था और वो भी अपने ह्यूमन फॉर्म में वही उसी एज के पास लेटा हुआ है। तो वो तुरंत अपनी कार के पास जाता है। फिर वो अपने ख्यालों से बाहर आकर तुरंत अपनी पॉकेट से फोन निकालकर फोन में फ्लैश हो रहे नंबर को देखता है तो उस पर वुल्फ्स मून शो हो रहा था, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि इस वक्त रात का 1 बज रहा था। फिर वो तुरंत कॉल पिक करता है तो सामने से राही रोते हुए कहती है, सुनिए सुनिए, आप कहाँ हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। उसकी ऐसी बात सुनकर निधान घबरा जाता है और वो तुरंत कहता है, ऑफ डोंट बी पैनिक, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहकर वो तेजी से अपनी कार में बैठकर वहां से मल्होत्रा मैंशन के लिए निकल जाता है। आधा घंटे बाद मल्होत्रा मैंशन, राही का रूम। राही को रोता सुन निधान ने 1 घंटे का रास्ता आधे घंटे में ही तय कर लिया था और इस वक्त वो राही के रूम में उसके बेड पर उसे हक किए हुए बैठा था और राही उसके गले लगकर धीरे धीरे सिसक रही थी। जब निधान से और नहीं रहा जाता तो वो राही की पीठ पर अपना हाथ फेरते हुए हल्का इरिटेट होते हुए गुस्से भरी कोल्ड वॉइस में कहता है, अब कुछ बोलोगी भी? पिछले 10 मिनट से देख रहा हूँ बस सिसके जा रही हो। आखिर क्या हुआ है, ये बताओगी या फिर रात भर बस रोने का इरादा है? उसकी आवाज और बात सुनकर राही डरकर उसके सीने में अपना सर और धंसा लेती है, जिस पर निधान इस बार प्यार से उसका सर सहलाते हुए सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मेरी चांद, क्या तुम मुझे नहीं बताओगी कि क्या हुआ है? उसकी सॉफ्ट वॉइस सुनकर राही अपना सर उसके सीने से निकालकर अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखती है, फिर अपने लोअर लिप को हल्का बाइट करते हुए कहती है, हमने बुरा सपना देखा। इतना कह वो निधान को अपने सपने के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर निधान को ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि राही किस सपने के बारे में बात कर रही थी। पर वो जानता था कि राही को सब कुछ बताने के लिए ये टाइम बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए उसे वो समझा बुझाकर सुला देता है और कुछ पल उसके प्यारे चेहरे को निहारने और उसके माथे पर एक लाइट किस करने के बाद वो वहां से चला जाता है। अगली सुबह राही जब सोकर उठती है तो उसे रात की बातें एक एक कर धीरे याद आने लगती है और निधान को अपने लिए केयरिंग गेस्चर याद आते ही उसके गाल सेब की तरह लाल हो जाते हैं। कि तभी नीचे से प्रगति जी की आवाज आती है, जो कि उसे नीचे बुला रही थी, इसलिए वो फ्रेश होने वॉशरूम चली जाती है और कुछ देर बाद रेडी होकर नीचे हॉल एरिया में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मुग्धा के घर गौतमी जी अभी मुग्धा की फैमिली के साथ डाइनिंग एरिया में बैठी नाश्ता कर रही थी, पर उनका ध्यान नाश्ते पर नहीं था, वो तो अपने ही किसी सोच में गुम थी। दरअसल गौतमी जी कल रात हुए फेनोमेना के बारे में ही सोच रही थी। गौतमी जी अपने मन में, ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात जो हुआ वो क्या सच में हुआ था या फिर ये सब बस मेरा वहम है? नहीं नहीं, ये वहम नहीं हो सकता, क्योंकि उस श्वेत अग्नि को मैंने अपने हृदय में जलते हुए अनुभव किया था। अगर ये सब वहम होता है तो उसका अनुभव इतना सच्चा न होता।
पर उस श्वेत रोशनी को केवल हमारा कोई उत्तराधिकारी अर्थात चंद्रलोक के महाराज या महारानी का ब्लड रिलेटेड ही जला सकता है। तो क्या इसका मतलब मेरी बेटी और चंद्रवंश की राजकुमारी जीवित है। इतना सोचते ही उनकी आंखों से खुशी के आंसुओं की धारा बहने लगती है। वही उनके सामने बैठे लोग उन्हें इस तरह रोते देखकर हैरान थे। नम्रता जी उन्हें ऐसे रोते देख उनके कंधे पर हाथ रख उन्हें होश में लाते हुए कहती है, गौतमी जी क्या आप ठीक है? उनके इस तरह टोकने पर वो अपने होश में आते हुए अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, अरे नहीं हम ठीक हैं, हमें बस हमारी बच्ची की याद आ गई थी इसलिए हम थोड़ा इमोशनल हो गए थे। नम्रता जी हैरान होते हुए, क्या आपकी कोई बेटी भी है? जिस पर गौतमी जी खुश होकर उन्हें अपनी बेटी के बारे में बताने लगती है। अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो कि साफ देखी जा सकती थी। मल्होत्रा पैलेस। राही तैयार होकर नीचे आती है और धीमे कदमों से हर्षवर्धन जी के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और उनकी आंखों पर हाथ रख देती है, जो कि इस वक्त सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ने में बिजी थे। राही की बचपन से ये आदत थी और हर बार हर्षवर्धन जी को भी पता चल जाता था, पर फिर भी राही की खुशी के लिए वो ऐसा प्रिटेंड करते थे जैसे उन्हें अभी अभी पता चला हो। राही ने इस वक्त एक लाइट ब्लू कलर की कुर्ती पहनी हुई थी जिसमें सामने से पेट तक कट था और उसके साथ एक ब्लू लेगिंग कैरी की हुई थी। उसके एक हाथ में व्हाइट पर्ल का ब्रेसलेट था और दूसरे हाथ में गर्ल्स वॉच थी। साथ ही उसने अपने बालों को खुला छोड़कर एक साइड से पल की क्यूट क्लिप लगाई हुई थी। उसने फेस पर कोई मेकअप नहीं किया था, बस उसकी ब्लू आईज जो कि तारों की तरह चमक रही थी उनमें हल्का काजल लगा हुआ था और होठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक। आज वो बहुत क्यूट लग रही थी। हालांकि उसका पहनावा बहुत सिंपल था पर उसकी पहनी हुई हर चीज ब्रांडेड और लाखों की थी। उसके इस तरह हाथ रखने पर हर्षवर्धन जी के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो अपने हाथ में पकड़ी हुई मैगजीन को साइड में रखकर राही का हाथ पकड़ उसे अपनी आंखों से हटाते हुए अपने सामने करते हैं। तो राही को देखकर उनकी स्माइल और बड़ी हो जाती है। उनके इस तरह स्माइल करने पर राही चिढ़कर अपने पैर पटकते हुए और उन्हें टोकते हुए कहती है, राही डैड आपको हर बार पता कैसे चल जाता है कि हम हैं, कोई और भी तो हो सकता है। उसकी बात पर वो हंसकर उसे अपने पास सोफे बैठाते हुए कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी प्यारी राजकुमारी ही ऐसा कर सकती है। उनके राजकुमारी कहने पर राही के होठों की हंसी एक पल को थम जाती है क्योंकि उसे अपने सपना याद आने लगता है। उसके इस तरह के रिएक्शन पर हर्षवर्धन जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? आप चाहे तो हमसे शेयर कर सकती हैं। राही अपना सरना में हिलाकर स्माइल करते हुए, नहीं डैड कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप परेशान न हो। वो दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि वहां किसी के ब्लैक जूतों की टक टक की आवाज आती है। तो वो दोनों सोफे से खड़े होकर उस तरफ देखते हैं जहां से ये आवाज आ रही थी। तो वहां देख राही की आंखें डर से फैल जाती हैं और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। तो वही हर्षवर्धन जी के फेस पर कोई भाव नहीं था क्योंकि सामने आयुष खड़ा था जिसने ग्रे शर्ट और ब्लैक पेंट पहना हुआ था। उसके दोनों हाथ पॉकेट में थे जिसमें से उसके एक हाथ में पहनी रोलेक्स की महंगी सिल्वर वॉच शो हो रही थी। उसके फेस पर राही को देखकर एक हल्की सी डेविल स्माइल थी जो कि प्रगति जी से पूरी तरह छिपी हुई थी, जो कि डाइनिंग एरिया में खड़ी हुई थी पर राही को साफ साफ दिखाई दे रही थी क्योंकि उसकी घूरती भूरी नजरें राही पर ही टिकी हुई थी। राही डरकर हर्षवर्धन जी के पीछे छिपते हुए भाए। हर्षवर्धन जी आयुष को बिना भाव के घूरते हुए, उसे घूरना बंद करो आयुष, वो तुम्हारी बहन है। आयुष एक झूठी स्माइल अपने फेस पर सजाकर अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए, डैड अभी आपने ही तो कहा कि वो मेरी बहन है, तो भला अपनी ही बहन को देखना घूरना कैसे हुआ? फिर अपने दांत पीसते हुए गुस्से भरे एक्सप्रेशन के साथ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरी कोई बहन नहीं है और अगर आपको इतना ही शौक है मेरा परिवार बनाने का, एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ, तो क्यों ना आप उससे मेरी शादी करा। आयुष उससे पहले कि अपनी बात पूरी कर पाता कि तभी उसके मुंह पर हर्षवर्धन जी का झन्नाटेदार थप्पड़ घलता है जिससे उसका फेस एक तरफ हो जाता है और उसके एक साइड से होठ फट जाते हैं जहां से ब्लड आने लगता है, साथ ही उसके मुंह से आह निकल जाती है। वही ये सब देखकर प्रगति जी और राही दोनों सहम जाती है क्योंकि उन्होंने हर्षवर्धन जी को इतने गुस्से में शायद ही कभी देखा था। हर्षवर्धन जी गुस्से में आग बबूला होते हुए, मुझे शर्म आती है कि तुझ जैसा का नाम मेरा बेटा है, मेरा अपना खून है। अगर मुझे पता होता कि तू ऐसा निकलेगा तो मैं तेरे पैदा होते ही तेरा गला दबाकर तेरी जान ले लेता। अरे कुछ तो शर्म कर, वो तेरी बहन है, तेरी खुद की बहन। आयुष नफरत भरे एक्सप्रेशन के साथ, बहन माय फुट, कोई बहन वहन नहीं है, वो मेरी नफरत है मुझे इस बहन शब्द से। अरे उसे तो आप
इससे पहले कि आयुष अपनी बात पूरी करता कि तभी वहां एक और झन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज गूंज जाती है जो कि पहले से भी तेज थी और एक बार फिर से आयुष के मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है। साथ ही राही और प्रगति जी की भी चीख निकल जाती है। आयुष के दूसरे कोने के होंठ भी फट जाते हैं और वहां से भी ब्लड निकलने लगता है। साथ ही दर्द को वजह से उसकी आंखें भी कसकर भींच जाती हैं। हर्षवर्धन जी अपनी आंखों में किसी राज के बाहर आने का डर और चेहरे पर गुस्सा लिए गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि वो तुम्हारी बहन है। शी इज योर सिस्टर इनसेन। आयुष अपनी आंखों में बेहद नफरत और गुस्सा लिए क्यों 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 आखिर क्यों न उखाड़ूं मैं गड़े मुर्दे। राही की तरफ इशारा कर फेस पर शैतानियत भरी हंसी लिए आखिर उसे भी तो ये सच पता चलना चाहिए जो जब देखो तब मुझे भाई 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 कहकर मेरा खून जलाती रहती है। इससे पहले कि हर्षवर्धन जी कुछ कहते कि तभी राही की कांपती हुई आवाज आती है जो हर्षवर्धन जी से पूछ रही थी। डैड कैसी सच्चाई जी मुझे पता होनी चाहिए। जहां राही का सवाल सुनकर आयुष की ईवल स्माइल बड़ी हो जाती है तो वही हर्षवर्धन जी का कलेजा धक से रह जाता है। इससे पहले कि वो कुछ जवाब देते आयुष बीच में आते हुए कहता है। आयुष टीजिंग स्माइल के साथ अरे ये तुम्हें किस मुंह से सच्चाई बताएंगे, रुको मैं ही तुम्हें सच बताता हूँ। तुम्हें याद है तुम जब भी अपने बर्थ सर्टिफिकेट में लिखे अपने पेरेंट्स के नाम के बारे में पूछती थी कि इसमें उनका रियल नेम क्यों नहीं है तो तुम्हें इसका जवाब कभी भी नहीं मिलता था। अरे देते भी कैसे, वो नेम तुम्हारे रियल पेरेंट्स का था जबकि ये तो तुम्हारे ब्लड रिलेटेड पेरेंट्स हैं ही नहीं बल्कि इन्होंने तो तुम्हें लीगली भी अडॉप्ट नहीं किया और न ही उन्हें पता है कि तुम्हारे रियल पेरेंट्स जिंदा है या। राही जिसका चेहरा आयुष की बात सुनकर पीला पड़ चुका था आयुष उसे देखते हुए कहता है अरे तुम तो इतने में ही इतनी खौफजदा हो गई, आगे तो अभी बहुत कुछ है। फिर आगे बोलते हुए कहता है तुम तो कभी राही मल्होत्रा थी ही नहीं बल्कि तुम्हारे माथे पर बने मैजिकल मून साइन को देखकर तुम्हारा नाम चांद सिंघानिया रखा गया था। साथ ही तुम्हारे पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हुआ करते थे और अगर वो निधान अग्निहोत्री और उसके पेरेंट्स बीच में ना आए होते और वो तुम्हारे पेरेंट्स को पहले से न जानते होते तो तुम्हारी इंगेजमेंट उस निधान से तुम्हारे पैदा होते ही न हुई होती और आज तुम मेरी होती। इतना कहते कहते आयुष की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। फिर वो अपने दांत भींचते हुए आगे कहता है पर वो ठहरा वुल्फ और वुल्फ्स जिसे एक बार अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं तो वो हमेशा उसके ही बनकर रहते हैं चाहे फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए। और 20 साल पहले तुम्हारे पेरेंट्स के लापता होने के कारण मेरे डैड ने तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई। साथ ही तुम भी कोई आम इंसान नहीं थी बल्कि चंद है। इससे पहले कि आयुष और कोई राज उगलता उससे पहले ही उसके चेहरे पर एक और झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ता है। पर इस बार ये थप्पड़ हर्षवर्धन जी ने नहीं बल्कि प्रगति जी ने आयुष को मारा था। थप्पड़ खाते ही आयुष जमीन पर गिर जाता है पर फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके फेस पर अभी भी एक विनिंग स्माइल थी। वही हर्षवर्धन जी वहां बेजान से खड़े थे, वो राही से अपनी नजरें नहीं मिला पा रहे थे। जिस बेटी को उन्होंने इतने नाजों से पाला, उसे सारी तकलीफों से दूर रखा, यहाँ तक कि उसकी आंखों में कभी एक आंसू भी नहीं आने दिया। आज उनकी उस बेटी की आंखें उनके कारण आंसुओं से भीग कर लाल हो चुकी थी जो कि इस बात की गवाह थी कि राही को आज सच जानकर कितनी तकलीफ हुई है। राही ने तो और बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था, उसके कानों में तो बस यही शब्द गूंज रहे थे कि हर्षवर्धन जी और प्रगति जी उसके रियल पेरेंट्स नहीं है। उससे तो अब अपने अस्तित्व पर ही शक हो रहा था। जिस पहचान को वो इतने सालों से जीती आई थी आज उसे पता चल रहा था कि वो पहचान ही झूठी है। राही की घूरती आंखें एकटक हर्षवर्धन जी और प्रगति जी पर टिकी थी, मानो उनसे पूछ रही हो मॉम डैड क्या जो अभी अभी मैंने सुना वो सब सच है, और अगर हाँ तो आप सब ने मुझसे छिपाया क्यों। राही से अब वहां एक पल भी रुका नहीं जा रहा था। वो मुड़ी और मेन गेट से मल्होत्रा मेंशन के बाहर चली गई। राही के वहां से जाने के बाद हर्षवर्धन जी धम्म से सोफे पर बैठ जाते हैं। वही प्रगति जी के इशारे करने पर 2 बॉडीगार्ड्स आकर आयुष को उठाकर उसके रूम में छोड़ आते हैं जो वहां बैठा पागलों की तरह हंसते हुए ये सब देख रहा था। आयुष के वहां से जाने के बाद प्रगति जी जैसे ही हर्षवर्धन जी के पास जाने को होती है कि तभी हर्षवर्धन जी की बात सुनकर उनकी आंखों में गिल्ट उतर आता है और वो अपनी जगह पर ही खड़ी रह जाती हैं। हर्षवर्धन जी तो मिल गई, अब आपको खुशी देख लिया, अब आपने अपनी आंखों से कि वो कितना सुधर गया था और उसने क्या किया। प्रगति जी आंसू भरी आंखों में गिल्ट लिए मुझे माफ कर दीजिए, सब मेरी गलती है, न मैं उसे अब्रॉड से यहाँ आने की परमिशन देती और न ही राही के सामने इतना बड़ा सचाता। फिर अपने आंसू पोंछते हुए पर आप ये भी तो देखिए कि राही के सामने कभी ना कभी ये सब सच्चाई तो आनी ही थी।
हर्षवर्धन जी गुस्से में सोफे से उठते हुए आनी थी और आती भी, बल्कि मैं खुद उसे सारी सच्चाई बताता, पर इस तरह से नहीं, बल्कि इस तरह से जिससे उसका दिल न दुखता। प्रगति जी उनसे और कुछ भी कहना चाहती थी, पर हर्षवर्धन जी पहले ही अपनी बात पूरी कर वहां से जा चुके थे। उनको इस तरह से जाते देख प्रगति जी की आंखों में कुछ अनकहे भाव उतर आते हैं, जिसे वो तुरंत छिपा लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक सुनसान सड़क पर राही बेसुध सी होकर चले जा रही थी। उसे न रास्ते का पता था, न मंजिल का। उसके कानों में बस आयुष के कहे शब्द गूंज रहे थे, जो उसके दिल में चुभकर बेइंतहा दर्द पैदा कर रहे थे। कि तभी वहां जोरों शोरों से बारिश होने लगी, मानो वो भी आज राही के दुख से दुखी हो। उसे बेख्याली में चलते चलते ये ध्यान ही नहीं रहा कि वो एक सुनसान मोड़ पर चल रही है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जब उससे और सहन नहीं हुआ तो वो वही रोड पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। बारिश की वजह से उसके कपड़े भीगकर उसके शरीर से चिपक गए थे और उसके आंसू बारिश की बूंदों के साथ घुलकर कहीं खो गए थे। राही अपने हाथ जमीन पर पटकते हुए, क्यों क्यों क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? फिर आसमान की तरफ देखते हुए, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई छिपाए? क्यों मुझे मेरे रियल पेरेंट्स से अलग किया? कि तभी कुछ सोच खुश हो अपने आंसू पोंछते हुए, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, ये तो नॉवल वर्ल्ड है न, तो हो सकता है कि ये सब केवल स्टोरी का प्लॉट हो, रियल में ऐसा कुछ न हो। हाँ जरूर ऐसा ही होगा। मैं अभी मिस्टर एस से पूछती हूँ। मिस्टर एस, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? ये सब केवल स्टोरी का प्लॉट है न, ऐसा असल में कुछ नहीं है ना? मिस्टर एस सैड आवाज में, अनफॉर्चुनेटली मिस राही, ये सब सच है। राही, पर ये सब सच कैसे हो सकता है? आप मुझसे मजाक कर रहे हैं ना? मिस्टर एस, नहीं राही, इस नावेल का स्टोरी प्लॉट रियलिटी पर बेस्ड होता है, इसलिए यहाँ जो भी होगा वो आपकी लाइफ की रियलिटी होगी। और अगर आप या कोई और यहाँ इस वर्ल्ड में सरवाइव न कर सके तो आप सच में मार जाएंगे। राही, ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मिस्टर एस, आपने मुझसे कभी पूछा ही नहीं। इतना कहकर मिस्टर एस गायब हो जाता है और सच्चाई सुनकर राही और टूट गई थी। दूसरी तरफ निधान के ऑफिस में, निधान अभी एक मीटिंग में था जहां अभी शांति फैली हुई थी और इस वक्त उसका ऑरा बहुत डार्क था और वो एकटक बिना किसी भाव के सामने लगी प्रोजेक्ट स्क्रीन को घूर रहा था, जिस पर कुछ फाइल शो हो रही थी। कि तभी उस मीटिंग रूम में किसी का मोबाइल बजता है, जिससे वहां बैठे लोगों को ठंडा पसीने आने लगता है। पर जब वो देखते हैं कि ये फोन निधान का ही, तब सभी एक राहत की सांस लेते हैं। निधान जब स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखता है तब उसके एक्सप्रेशन कठोर हो जाते हैं, पर जब वो सामने वाले की बात सुनता है तो उसकी आंखों में एक फिक्र नजर आने लगती है और वो अपनी चेयर से उठकर मीटिंग इज ओवर कहकर वहां से तेजी से चला जाता है। और बाकी सब बस एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं, क्योंकि ये पहली बार था जब निधान किसी मीटिंग को बीच में छोड़कर गया हो। ऑफिस के बाहर आकर निधान अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। आज निधान ने अपने साथ कोई ड्राइवर या बॉडीगार्ड नहीं लिया था, वो अकेला ही गया था। निधान काफी फास्ट ड्राइव कर रहा था, मानो उसे कहीं पहुंचने की बहुत जल्दी हो। कुछ देर बाद निधान की कार एक सुनसान हाईवे पर रुकती है, जहां एक लड़की सड़क पर बैठी बेतहाशा रो रही थी और आसमान से पानी की बूंदों ने उसे पूरी तरह से गीला कर दिया था। निधान कार का दरवाजा खोलकर राही के पास दौड़ते हुए आता है, पर निधान के पास आने पर भी राही कोई रिएक्ट नहीं करती। राही की बॉडी इतनी देर से पानी में रहने की वजह से हल्की हल्की कांप रही थी। ये देख निधान जल्दी से अपना ब्लेजर उतार राही को कवर कर उसे खड़ा करता है। ऐसे किसी के टच करने पर राही जब सामने देखती है तो निधान को देख उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और इसी के साथ राही निधान की बाहों में निढाल हो जाती है। चूंकि राही ने सुबह से कुछ खाया नहीं था और फिर इतनी बड़ी सच्चाई सामने आने की वजह से वो अंदर से काफी टूटा हुआ महसूस कर रही थी। राही के बेहोश होने पर निधान उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। निधान जब उसे अपनी बाहों में उठाता है तो उसका ध्यान राही के पैरों से आ रहे खून पर जाता है, जो कि उसे इतनी देर से बिना स्लीपर के ही इतना पैदल चलने की वजह से चोट लगने पर निकला था। और उसे ले जाकर अपनी कार की फ्रंट सीट पर बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। बारिश अभी भी हो रही थी, जिस वजह से निधान के फॉर्मल कपड़े भी भीगकर उसकी बॉडी से चिपक गए थे। निधान एक नज़र राही को देखता है, फिर उसके पैर को अपने घुटने पर रखकर कार के डेस्क से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसके घाव पर ऑइंटमेंट लगाकर उसकी पट्टी करता है। ये सब करते हुए निधान काफी सीरियस था, क्योंकि इस वक्त उसे याद आ रहा था कि कैसे मीटिंग रूम में उसे उसके सीक्रेट बॉडीगार्ड का कॉल आया, जिसे उसने राही के प्रोटेक्शन के लिए लगाया हुआ था। और उस बॉडीगार्ड ने बताया कि राही को सच पता लग चुका है कि वो हर्षवर्धन जी की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। ये जानकर राही किसी को बिना बताए कहीं चली गई है।
जब निधान ने सुना कि राही कहीं चली गई है तब वो ही जानता था कि वो कितना डर गया था। वो तो अच्छा हुआ कि उसने राही को अपनी पावर्स से ढूंढ लिया, अगर उसकी पावर्स काम न करती तो वो आज शायद राही को न ढूंढ पाता। ये सब याद करते हुए निधान की मुठियां स्टीयरिंग व्हील पर कस गई थी। फिर वो अपने मन में कुछ सोचकर अपनी कार अग्निहोत्री मैंशन की तरफ मोड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ मुग्धा के घर में गौतमी जी नम्रता जी के साथ उनके रूम में बैठी हुई थी। वो अपना मन किसी काम में लगाने की कोशिश कर रही थी, पर गौतमी जी का मन किसी काम में भी लग ही नहीं रहा था। न चाहते हुए भी उन्हें रह रहकर बेचैनी हो रही थी। गौतमी जी अपने मन में बेचैन होकर, पता नहीं आज इतनी बेचैनी क्यों है, न चाहते हुए भी हमें हमारी बच्ची की याद आ रही है। उसे देखे हुए हमें 20 साल हो गए, अब तो हमारी बच्ची काफी बड़ी हो गई होगी। 1 साल की थी जब हमारी बच्ची हमसे अलग हुई थी। क्या उसे पता भी होगा कि हम उसकी माँ हैं? पता नहीं हमारी बच्ची किस हाल में होगी। क्या हर्ष भाई साहब उसका ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे या वो नहीं नहीं हम ज्ञात है वो मेरी बच्ची को अपनी बच्ची की तरह पाल रहे होंगे। क्या मेरी बेटी अपनी इस अभागन माँ को देखकर खुश होगी? आखिर हमसे बिछड़े हुए उससे सालों हो गए हैं, पता नहीं वो कैसी दिखती होगी। क्या वो हमसे नाराज होगी कि हम उसे इस बेरहम दुनिया में किसी और को क्यों सौंप गए? पता नहीं आज हमारा दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है। वो कैसी होगी, कहीं उससे कुछ हुआ तो नहीं? इतना याद करते करते उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिन्हें वो नम्रता जी की नजरों में आए बगैर अपनी आंखों से पोंछकर अपने सीने में समेट लेती हैं। मुग्धा के रूम में मुग्धा अभी अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसने इस वक्त एक ऑरेंज कलर की मिनी फ्रॉक पहनी हुई थी जो केवल उसकी थाई तक थी, और उसने अपने बालों में ब्लैक बैंड लगाकर उन्हें शॉर्ट किया हुआ था, जिसमें से कुछ बाल उसके फेस पर फैलकर उसे बेबी कट का लुक दे रहे थे। उसने अपने लिप्स पर हल्की पिंकिश लिपलोस लगाई हुई थी और उसकी घनी पलकें उसकी आंखों पर बिछी थी जो उसे सिंपल बट मैच्योर लुक दे रही थी। उसने अपने कानों में ब्लैक मोती के टॉप्स पहन हुए थे। मुग्धा उस दिन के बारे में सोच रही थी जब उसकी मुलाकात जंगल में निधान से हुई थी, और उसने मुग्धा के इतनी अजीब चीजें देखने पर और उसके नॉर्मल रिएक्शन पर भी कोई हैरानी नहीं जताई थी, मानो उसे पता हो कि मुग्धा और वंश कौन है। मुग्धा अपने मन में, क्या मास्टर ने मुझे पहचान लिया कि मैं कौन हूँ? अगर हाँ तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं कि इतने सालों से मैं कहाँ थी और क्या कर रही थी? क्या वो मिस्टर एस से मिले या फिर? इससे पहले कि मुग्धा और कुछ सोचती कि तभी उससे बालकनी से गमला टूटने की आवाज आती है, तो वो तुरंत अलर्ट होकर बालकनी में जाती है। जब वो सामने देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। मुग्धा बालकनी में खड़े इंसान को देखते हुए गुस्से में कहती है, तुम पागल इंसान, मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बालकनी में इस तरह से आने की? सामने खड़ा मुकुल, जो अपने दोनों हाथों में गमला पकड़े हुए खड़ा था और मुग्धा को देखकर खुश हो रहा था, वो जब मुग्धा के मुंह से अपने लिए पागल इंसान सुनता है तो उसकी हंसी एक पल में गायब हो जाती है, और वो उस गमले को साइड में रखकर अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर मुग्धा के सामने जाकर खड़े होते हुए कहता है, मैं यहाँ तुमसे अपना हिसाब किताब पूरा करने आया हूँ। मुग्धा कंफ्यूज होकर, कैसा हिसाब किताब? मुकुल मुग्धा की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, तुमने उस दिन मुझ पर उस पप्पी को मारने की कोशिश करने का जो इल्जाम लगाया था उसका हिसाब किताब। उसके लिए तुम्हें मुझे सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने उस पप्पी को हिट नहीं किया था, न ही मैं करने वाला था। वो तो साइड से आ रहे बाइक ने उसे हिट किया था, इसलिए मुझे बेवजह सुनाने के लिए और मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए तुम्हें मुझे सॉरी कहना चाहिए। मुग्धा, जो अब तक पीछे होते हुए बिस्तर पर बैठ चुकी थी, जिसे इस बारे में वंश से पता चल चुका था, वो अपनी गलती छुपाते हुए और वंश से बहस करते हुए कहती है, हाँ तो मैंने तुम्हें बिना गलती के नहीं डांटा था, बल्कि तुम्हारी गलती थी इसलिए डांटा था। मुकुल इरिटेट होकर उसके ऊपर झुकते हुए, अभी अभी तो मैंने क्लियर किया कि मैंने उस पप्पी को हिट नहीं किया था, तो फिर मेरी गलती कहाँ से हुई? मुग्धा मासूम आवाज में पीछे की ओर बैंड होते हुए, हाँ तो तुम्हें उस बाइक को रोकना चाहिए था। मुकुल तिरछी स्माइल करते हुए, वाह री वाह चालाक लोमड़ी, आज भी तुम बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी हो जो बचपन में टॉयज खुद तोड़ा करती थी और निधान के सामने सारा ब्लेम मुझ पर डाल देती थी और खुद मासूम बन जाया करती थी। मुग्धा हैरान होते हुए, तुमने मुझे पहचान लिया? मुकुल सीधे खड़े होकर एटीट्यूड दिखाते हुए, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है मैंने बस तुम्हें पहचाना है? अरे नहीं रे, बल्कि तुम्हारे प्यारे मास्टर ने और उनके भाई बहनों ने भी तुम्हें पहचान लिया है। मुग्धा, तो फिर मास्टर ने मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं? मुकुल मुग्धा के साइड में बैठकर, उन्हें जरूरी नहीं लगा होगा इसलिए नहीं पूछा। मुग्धा खड़े होते हुए, मुझे अभी मास्टर से मिलना है। मुकुल मुग्धा को वापस बैठाते हुए, इतनी भी क्या जल्दी है? मुग्धा सीरियस होकर, मुझे मास्टर को कुछ बताना है।
मुग्धा को इतना सीरियस देख मुकुल भी सीरियस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक छोटे से और बिखरे हुए अपार्टमेंट में आरव जी अपने सामने बैठे नशे में धुत एक 45 साल के इंसान को गुस्से से घूर रहे थे। आरव जी गुस्से में, अगर तू इतना नालायक और अयाश ना होता तो आज इतना बड़ा अग्निहोत्री अंपायर हमारा होता। पता नहीं आशीष ने कैसी नालायक औलाद पैदा की है। वो इंसान जो नशे में धुत था वो अपनी नशे भरी आवाज में हंसते हुए कहता है, दादाजी इस उम्र में इतना हाइपर क्यों हो रहे, कहीं आपका हॉट फेल हो गया तो। इतना कहकर वो इंसान फिर से हंसने लगता है। दादाजी गुस्से में, अगर तू ऐसा ना होता तो आज तू हमारी हवेली में राजसी ठाट बाट से रह रहा होता। वैसे आज हम ये सब कहने नहीं आए हैं, बल्कि आज हम तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आए हैं जिसमें तुम्हारा, हमारा और तुम्हारे बेटे तीनों का फायदा होगा। इतना कहकर उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान छा जाती है। जैसे ही वो इंसान अतीश आरव जी का प्लान सुनता है तो उसके चेहरे पर भी एक कुटिल मुस्कान छा जाती है और आंखों में बेशर्मी झलकने लगती है और वो आरव जी की बात पर राजी हो जाता है। दूसरी तरफ अग्निहोत्री मैंशन, निधान का रूम। निधान राही को अपने मैंशन ले आया था। इस समय राही बेहोश निधान के बेड पर लेटी हुई थी, जिसे अब हल्का हल्का होश आ रहा था। निधान जो राही के सिरहाने बैठा हुआ था, वो जब राही को होश में आते हुए देखता है तो वो तुरंत उसका हाथ थाम लेता है। राही जब होश में आती है तो वो अपने पास निधान को देख खुश हो जाती है कि तभी उसे धीरे धीरे सब याद आने लगता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। सब याद कर उसकी आंखों फिर से आंसू आ जाते हैं और उसके चेहरे पर दर्द की लकीर खिंच जाती है और वो तुरंत निधान के गले लग जोर जोर से रोने लगती है। राही को इस तरह देख निधान घबरा जाता है। राही निधान से अलग हो सिसकते हुए कहती है, आपको पता है वो आयुष कह रहा था कि मेरे मॉम डैड मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मुझे अडॉप्ट भी नहीं किया है। उन्होंने बस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। और वो कह रहा था कि इन सब के बारे में आपको भी पता है। इतना कहकर जब वो निधान के चेहरे की तरफ देखती है जो कि इस वक्त इमोशनलेस था, तो हैरानी और गुस्से के मिले जुले इमोशंस के साथ कहती है, मतलब आपको सच में सब कुछ पता था, पर फिर भी आपने मुझसे ये सच छुपाया। और आपको पता था कि मेरा आपसे क्या रिलेशन है, तब भी इस बारे में आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। फिर बिस्तर पर निधान से दूर सरकते हुए, आप सब ने मुझसे झूठ बोला, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। फिर निधान की तरफ उंगली पॉइंट कर आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए, आप तो कहते थे कि आप मुझसे प्यार करते हैं, फिर भी आपने मुझसे सच छुपाया। आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया, क्यों मेरा भरोसा तोड़ा। निधान जो राही को इतने दर्द में देखकर खुद भी उसकी तकलीफ महसूस कर रहा था और उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा था, आज वो राही के मुंह से खुद के लिए निधान सुनकर अपनी ही जगह पर थम गया था, मानो उसके पास कहने को कुछ हो ही ना। इतना कहकर वो वहां से भागते हुए सीढ़ियों से नीचे चली गई। उसको इस तरह से भागता देख निधान भी हड़बड़ा कर उसके पीछे भागा। वहीं नीचे लिविंग हॉल में निधि जी और सारिका जी अंश और अंशिका की बहस देख रहे थे। उन्हें राही के साथ क्या क्या हुआ इस बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि जब निधान राही को लेकर मेंशन आया वो उस वक्त अपनी एक फ्रेंड से मिलने बाहर गई हुई थी जो सालों बाद इंडिया आई हुई थी। वो जब राही को इस हालत में वो भी अपने मेंशन में देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि इस वक्त राही ने निधान की ब्लू शर्ट कैरी की हुई थी और वो रोते हुए मेंशन से बाहर की ओर जा रही थी और उसके पैरों में बंदी बैंडेज से खून रिस रहा था और उसके पीछे पीछे निधान भी उसे रोकने आ रहा था, जिसने इस वक्त एक व्हाइट शर्ट और ब्लैक लोअर कैरी किया हुआ था और उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे। अंश और अंशिका भी मुंह खोले इस नज़ारे को देख रहे थे। अचानक ही अंश के मुंह से हैरानी में निकल जाता है, ओ तेरी, ये क्या कोई नया ट्रेंड है जो हमें भाभी जब भी मिलती है भाई की शर्ट में ही मिलती है। अंशिका अंश की पीठ पर मारते हुए, चुप कर गेंडे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि अभी सिचुएशन क्या है जो तू अपनी बकवास को यहाँ भी स्टॉर्ट कर रहा है। अंश अपनी पीठ सहलाकर मुंह बनाते हुए, मुझसे तमीज से बात किया कर मोटी। अंशिका उसकी बात सुन उसे फुल इग्नोर करती है। वहीं निधि जी जिन्होंने अंशिका की बात सुन ली थी वो परेशान होते हुए मन ही मन खुद से कहती हैं, क्या निधान ने राही के साथ कुछ गलत किया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है मेरा बेटा कभी किसी लड़की के साथ गलत नहीं कर सकता, जरूर कुछ और बात होगी। इतना सोचकर निधि जी भी निधान और राही के पीछे चली जाती है। उनके पीछे पीछे सारिका भी चली जाती है। उनके जाने के बाद अंश अंशिका एक नज़र एक दूसरे को देखकर उनके पीछे ही चले जाते हैं।
राही जैसे ही मैन गेट खोलकर मेंशन के बाहर कदम रखने को होती है कि तभी निधान झट से आगे बढ़कर उसे कमर से पकड़कर अंदर करते हुए डोर बंद कर डोर से सटा देता है। उसके ऐसा करने पर राही गुस्से से उसे अपनी लाल आंखों से घूरते हुए दूर होने के लिए छटपटाने लगती है। उसके ऐसे छटपटाने पर निधान, जो अब तक उसे काफी शांति से समझाने की कोशिश कर रहा था, अब उसे भी काफी गुस्सा आने लगा था। इसलिए वो राही पर अपनी पकड़ मजबूत कर अपने जबड़े भींचते हुए कोल्ड वॉइस में राही से कहता है, बस बहुत हुई तुम्हारी मनमर्जी, कब से तुम्हें बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं मगर तुम हो कि कुछ समझना ही नहीं चाहती। हालत देखी है अपनी, इस हालत में बाहर जाओगी। उसकी बात पर राही जब खुद को देखती है तो खुद को निधान की शर्त में पाकर गुस्से में निधान को देखते हुए कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिना मर्जी के मुझे ऐसे देखने की और मेरे कपड़े चेंज करने की। ये सब कहते हुए राही के हाथ निधान की कॉलर पर कस चुके थे। राही की इस हरकत पर निधान को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ से ऊपर कर डोर से सटाकर उसके ऊपर पूरा बैंड होते हुए कहता है, हाउ डरे यू टू टच माई कलर, अग्निहोत्री मेंशन। निधान के इस तरह से चिल्लाने पर राही काफी घबरा जाती है, पर वो अपनी घबराहट को छिपाते हुए गुस्से भरे लाल चेहरे के साथ कहती है, एंड हाउ डरे यू टू चेंज माई क्लोथ्स विदाउट माई परमिशन। निधान, मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज नहीं किए थे बल्कि गिरिजा ने तुम्हारे कपड़े चेंज किए थे, जो कि इस मेंशन में सर्वेंट है। उसकी बात सुनकर राही का फेस एम्बैरेसमेंट से और भी ज्यादा लाल पड़ जाता है, पर निधान उसके रिएक्शन को इग्नोर करते हुए आगे कहता है, तुम चाहे मुझसे जितना नाराज हो सकती हो, चिल्ला सकती हो, क्योंकि ये हक मैंने सिर्फ तुम्हें दिया है, पर मेरी बिना इजाजत के तुम्हें इस मेंशन से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। राही गुस्से में, मुझे आपकी या किसी और की परमिशन की कोई जरूरत है, मैं आपकी बिना परमिशन के ही कहीं भी आ जा सकती हूं। निधान कोल्ड रिएक्शन के साथ, अगर तुमने कुछ ऐसा करने की सोची भी तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। राही निधान से छूटने के लिए छटपटाते हुए, मैं किसी भी पनिशमेंट से नहीं डरती। निधान देविल स्माइल करते हुए, ऑक्सो नाउ यू विल बी रेडी टू योर पनिशमेंट। इससे पहले कि राही निधान के कहने का मतलब समझ पाती कि तभी उसे अपने होठों पर कुछ भारी सा एहसास होता है, जिससे उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो एकटक अपने सामने देखती रह जाती है, जहां निधान उसके होठों को काफी हार्डली स्मूच कर रहा था। उसका एक हाथ राही के दोनों हाथों को ऊपर कर पकड़े हुआ था और दूसरा हाथ राही की कमर को करके पकड़े हुए था। उसके इस तरह से किस करने की वजह से उसे अपने होठों पर काफी पेन भी फील हो रहा था, जिस वजह से वो उससे अलग होने की कोशिश करने लगती है। उसके इस तरह से कसमसाने की वजह से निधान उस पर अपना पूरा वजन डाल देता है और उसके होठों को हल्का हल्का बाइट करने लगता है। कुछ देर बाद राही थक हार कर स्ट्रगल करना बंद कर देती है। उसके शांत होते ही निधान भी उसे सॉफ्टली किस करने लगता है, जिसके साथ ही उसका दूसरा हाथ जो उसकी कमर पर था वो उसकी थाई पर मूव होने लगता है। उसके इस तरह सेंसुअल टच करने की वजह से राही भी बहकने लगती है और उसकी किस में इन्वॉल्व हो जाती है, जिस वजह से निधान उसे और भी पैशनेटली किस करने लगता है। इस वक्त राही के दोनों हाथ निधान की नेक पर थे और निधान का एक हाथ जिससे उसने राही के दोनों हाथों को कैप्चर किया हुआ था वो उसकी नेक पर था। वो दोनों अभी अपनी सिचुएशन भूलकर एक दूसरे को चूमने में बिजी ही थे कि तभी वहां निधि जी, सारिका जी और अंशिका भी आ जाते हैं और अपने सामने का नजारा देखकर निधि जी और सारिका जी का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो जाता है, जिसे वो छुपाने की कोशिश करते हुए इधर उधर देखने लगती हैं। वहीं अंश और अंशिका तो सामने का नजारा अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर बेशर्मों की तरह देख रहे थे और अंश ने तो चुपके से उनके किसिंग सीन की पिक भी क्लिक कर ली थी। राही जो निधान की किस में खोई हुई थी, अचानक वो अपनी आंखें खोल के सामने देखती तो उसकी नजर सामने खड़े अंश, अंशिका, निधि जी और सारिका जी पर जाती है, जिन्हें देखकर उसकी कुछ मिनट पहले नॉर्मल हुई आंखें फिर से बड़ी बड़ी हो जाती है और वो तुरंत निधान को अलग करने के लिए उसके कंधे पर जोर जोर से मारने लगती है। पर निधान पर तो इसका कोई असर ही नहीं होता, वो तो अभी भी उसके होठों को किस करने में खोया हुआ था। जब राही देखती है कि निधान पर उसके मुखों का कोई असर नहीं हो रहा है, उल्टा उसके ही हाथ दुख रहे, तो वो निधान के होठों पर जोर से बाइट कर लेती है। उसकी इस हरकत पर निधान उसके लिप्स से अलग होकर अपने लिप्स को टच कर उसे घूरकर देखते हुए कहता है, ये जंगली बिल्लियों की तरह काट क्यों रही हो, आराम से भी तो कर सकती थी ना। उसकी इस बात पर राही उसे इस तरह घूरती है मानो कर रही हो, ओ रियली, मेरे आराम से अलग करने पर जैसे आप बड़ा अलग हो रहे थे। उसकी ऐसी नजरें देखकर निधान की बोलती बंद हो जाती है कि तभी उन दोनों को किसी के गला खराशने की आवाज आती है, तो वो दोनों सामने देखते हैं, जहां सामने देखकर निधान के फेस पर कोई रिएक्शन नहीं आता। वही राही का मन कर रहा था कि धरती फटे और वो उसमें समा जाए। वही निधि जी तो अपने बेटे की बेशर्मी देखकर हैरान थी, जिसे उनके यहाँ होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा था।
दूसरी तरफ आरव जी का मेंशन। आरव जी गुस्से में वुडन चेयर पर आगे पीछे होते हुए, निधान अग्निहोत्री, बहुत शौक है न तुम्हें अपनी चांद को अपने पास रखने का, इसलिए तुमने मेरे पोते को इस हालत में पहुंचाया है न। बस एक बार मुझे वो चीज मिल जाए जो मुझे चाहिए, उसके बाद तुम खुद ही अपनी चांद से दूर होने पर मजबूर न हो गए तो मैं भी अपना नाम बदल लूंगा। मल्होत्रा पैलेस। आयुष अपने कमरे में बिस्तर पर उदास बैठा हुआ था। उसके आसपास रूम के एंटीक्स टूटे और बिखरे हुए पड़े थे जो शायद उसी ने तोड़े थे। आयुष, मैंने ऐसा कैसे होने दिया? क्यों मैं अपने इन डीमॉन को काबू नहीं कर पाया? क्यों मैंने ही मेरी प्यारी सिस्टर को हर्ट किया? उसके सिस्टर कहने पर उसका सर हल्का भारी होने लगता है और उसके अंदर से एक भारी और रूह को कपा देने वाली आवाज आती है। सिस्टर मत कहो उसे, वो मेरी कोई सिस्टर नहीं है। भूलो मत कि मैं तुम्हारी बॉडी में क्यों और कैसे रह रहा हूँ। वो मेरी असली पहचान को पाने की कुंजी है जिसके लिए मेरा उससे शादी करना बहुत जरूरी है और यही मेरा मकसद भी है। इनर डीमन की बात सुनकर आयुष पास्ट की यादों में खो जाता है जब उसके अंदर इनर डीमन एंटर हुआ था। फ्लैशबैक। 10 साल पहले आयुष बचपन से राही से बहुत अटैच था। जब से हर्षवर्धन जी 1 साल की नन्ही सी राही को अपने साथ पैलेस लाए थे तब से वो उसका ध्यान एक बड़े भाई की तरह रखता था। राही भी उससे काफी घुली मिली थी और वो भी उससे अपनी सारी बातें शेयर करती थी। राही अब 11 साल की हो चुकी थी, वही आयुष भी अब 15 साल का हो चुका था कि तभी एक दिन शाम को गार्डन में हाइड और सीक खेलते हुए राही गलती से गार्डन के अबैंडन्ड एरिया में चली गई जहां किसी का भी जाना अलाउ नहीं था। जब आयुष उसे ढूंढते हुए गार्डन में आया तब उसे राही कहीं भी नहीं दिखी, जिस वजह से आयुष काफी घबरा गया और राही को इधर उधर ढूंढने लगा कि तभी आयुष को अबैंडन एरिया से किसी के चीखने की आवाज आई, जिसे देखने के लिए आयुष उस एरिया में चला गया और राही को आवाज देने लगा, क्यूट लिटिल सिस्टर क्या तुम यहाँ हो? मुझे तुम मिल नहीं रही हो? पर सामने से राही की कोई आवाज नहीं आती, जिस पर आयुष फिर से उसे आवाज देते हुए कहता है, ओक ओक देन आई एक्सेप्टेड दैट आई एम लॉस्ट दिस गेम सो प्लीज रायू कम आउटसाइड। पर फिर भी सामने से कोई आवाज नहीं आती तो आयुष थोड़ा और अंदर आता है। कुछ देर बाद उसे राही एक जगह जमीन पर अनकॉन्शियस लेटी दिखाई देती है। आयुष जब घबरा कर उसके पास जाने लगता है कि तभी सामने का नजारा देखकर अचानक से उसकी आंखें हैरानी और डर से फैलकर बड़ी हो जाती हैं और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका गला चोक हो गया हो और उसके मुंह से कोई आवाज न निकल पा रही हो, क्योंकि सामने एक काली परछाई जो कि पूरी तरह से काले कोहरे से ढकी हुई थी, उसकी उस कोहरे से झांकती लाल लाल आंखें इस वक्त राही पर ही टिकी हुई थी और वो बार बार राही के पास जाने की कोशिश कर रही थी, पर राही के पास उसके माथे के साइन से निकलती चांद जैसी ठंडी रोशनी के सुरक्षा कवच की वजह से जा नहीं पा रही थी, जिस वजह से वो परछाई गुस्से में और आक्रामक होकर अपने शरीर से लाल रंग की आग निकालकर उस कवच पर हमला करता है, जिसके साथ ही एक धमाका होता है और उसके साथ ही उस कवच में भी दरारें आने लगती हैं। जब आयुष देखता है कि राही का सुरक्षा कवच टूट चुका है और वो काली परछाई उसकी बहन को हार्म करने के लिए उसके पास पहुंच रही है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चमकने लगती है और उसका पूरा शरीर नीले रंग का हो जाता है। साथ ही उसके नुकीले दांत बाहर की ओर निकल आते हैं और इससे पहले कि वो परछाई राही को टच भी कर पाती कि तभी आयुष तेज रफ्तार में राही के सामने आकर उस परछाई को एक जोरदार धक्का मारता है, जिसके इम्पैक्ट से वो परछाई कई फुट दूर खिसक जाती है। उस काली परछाई पर यह हमला अचानक हुआ था जिसका उसे कोई अंदाजा नहीं था, पर जब वो परछाई संभल कर सामने देखती है तो आयुष को देखकर वो एक ईवल हंसी हंसते हुए कहती है, वैम्पायर एक और वैम्पायर अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता था कि मुझे एक नया शरीर मिल जाएगा, वो भी इतनी जल्दी और इतनी आसानी से। लगता है आज मेरी किस्मत मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, तभी तो मुझे इस चंद्रवासी लड़की के साथ साथ अपने लिए एक नया शरीर भी मिल गया। इतना कहकर वो परछाई तेज रफ्तार से आयुष की ओर बढ़ती है और उसके शरीर में एंटर हो जाती है, जिसके साथ आयुष को एक तेज झटका लगता है और वही बेहोश हो जाता है। वही धमाके की आवाज सुनकर हर्षवर्धन जी जो बाहर राही और आयुष को ढूंढने आए हुए थे, उन्हें वो बेहोश हालत में मिलते हैं तो वो तुरंत घबरा कर अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाते हैं और दोनों बच्चों को अपने साथ अंदर ले जाते हैं। अंदर जाने से पहले आयुष अपनी धुंधली आंखों से एक काले कपड़ों से लिपटी परछाई को एक पेड़ से निकलकर अपने मेंशन के अंदर जाते देखता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। इस हादसे के कुछ महीनों तक सब नॉर्मल था, लेकिन फिर अमावस्या की रात को आयुष का बिहेवियर चेंज हो जाया करता और वो राही के साथ अजीब बिहेव करने लगता, जिस वजह से राही काफी डर जाया करती थी और फिर अगले दिन आयुष को कुछ भी याद नहीं रहता था। पर वक्त के साथ साथ ऐसी सिचुएशन बढ़ती गई और अब आयुष का बिहेवियर हर कुछ दिनों बाद बदल जाया करता था, जिस वजह से राही उससे अब डर डर कर और कटी कटी
सी रहने लगी। धीरे धीरे आयुष को भी अपने बिहेवियर में चेंज नजर आने लगा, जिसके साथ ही उसे अपनी की हुई हरकतें भी याद रहने लगी। कभी कभी उसे अपने अंदर से इनर डीमन की आवाज भी सुनाई देती और समय के साथ ही आयुष के अंदर उस परछाई का कंट्रोल बढ़ता गया, जो कि हर्षवर्धन जी और प्रगति जी से भी छिपा नहीं था। आयुष अब धीरे धीरे समझ चुका था कि वो राही के लिए मुसीबतें ही पैदा करेगा। इसलिए 2 साल बाद जब आयुष 17 साल का हुआ तब वो स्टडी करने के बहाने अब्रॉड चला गया, लेकिन 8 साल बाद तक आयुष की बॉडी में उस डीमन का कंट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इसलिए न चाहते हुए भी उसकी बॉडी से उसका कंट्रोल छूट गया और वो न चाहते हुए भी राही की जिंदगी वापस दखल दे बैठा। फ्लैशबैक एंड आयुष की आंखों में इस समय अपनी ही बहन को दुख पहुंचाने का दर्द और पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था, पर जल्द ही उसकी आंखों के भाव एक शैतानी चमक में बदल गए, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था आयुष का कंट्रोल अपनी बॉडी पर कम होता जा रहा था।